नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देहरादून में मां धारी देवी और भगवान श्री नागराज देव डोली शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। आपको बता दें, इस दौरान शोभा यात्रा में देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा, डीजीपी अशोक कुमार, महामंडलेश्वर स्वामी गिरी ललितानंद जी महाराज भी शामिल हुए। और साथ ही साथ आपको बता दें कि शोभा यात्रा नेहरू कॉलोनी से फव्वारा चौक तक निकाली जाएगी। इस शोभा यात्रा में खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं, शिरकत की है उन्होंने, और ऐसे में कई मायने निकाले जा रहे हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन जुड़ गए हैं। सुदीप जी, आपका रुख करना चाहूंगी। आज ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है और इसमें खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस शोभा यात्रा में शिरकत की है और इसमें एक बहुत बड़ी जानकारी भी उन्होंने दी है। मुख्यमंत्री ने जोशीमठ आपदा पर एक बड़ी जानकारी देते हुए ये बताया है कि उनकी जोशीमठ आपदा को लेकर प्रधानमंत्री से भी बातचीत हुई है और प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा उन्हें दिया है। मुख्यमंत्री ने ये भी इस बात की भी महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तार पूर्वक जो जोशीमठ में हो रहे कार्य हैं उस पर चर्चा की है और विकास कार्य जो चल रहे हैं उस पर रोक लगा दी गई है, ऐसा राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी है। वहीं हमारे सूत्र ये भी बताते हैं, अगर सचिवालय के अफसरों की माने तो इस वक्त पीएमओ में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और हाई लेवल अफसरों के साथ एक हाई लेवल बैठक चल रही है, जिसमें जोशीमठ आपदा ही, इसे जोशीमठ आपदा कह लें, जोशीमठ भूदसाव कह लें, यही चर्चा का बिंदु है जिस पर चर्चा भी हो रही है। तो ये जो जोशीमठ आपदा है, इस पर राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री बेहद संजीदा है। इसीलिए आज ये इस विषय को रविवार के दिन भी पीएमओ में डिस्कस किया जा रहा है, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। बिल्कुल सुदीप जी, और ऐसे में इस शोभा यात्रा में और कौन कौन से अन्य जो पदाधिकारी मौजूद हैं? जी देखिए, ये एक निजी संस्था का आयोजन था जिसमें संस्था के लोगों के साथ साथ जो आयोजन सचिव और जो धर्म के काम देखने वाले इनके पुजारी और मठ के लोग थे, ये भी मौजूद रहे। बिल्कुल सुदीप, और ऐसे में मां धारी देवी नागराज देव डोली की ये जो भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है, कहां से होती हुई जाएगी ये और किधर खत्म होगी? जी देखिए, अभी तक हमारी जानकारी यह है कि देहरादून में से प्रतीकात्मक रूप से निकाला जा रहा है। बाद में जो उसका सिद्ध पीठ स्थान है वहां तक इसे ले जाया जाएगा। और उत्तराखंड में जो देव डोलियां हैं, डोलियों को स्नान कराने, डोलियों को प्रस्थान कराने की परंपरा रही है, उसी कड़ी में ये देव डोली निकाली गई। और खासतौर पर सुदीप, आपसे जानना चाहूंगी, मां धारी देवी शोभा यात्रा जो है, इसका क्या कुछ महत्व है, जरा हमारे दर्शकों को वो बताइए। जी देखिए, मां धारी देवी का श्रीनगर के निकट मंदिर है जो कि खासा प्रसिद्ध है, उसकी मान्यता है। और इस मान्यता को लेकर उस समुदाय विशेष के लोग भी समय समय पर मां की डोली निकालते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो गढ़वाल में, जो उत्तराखंड का गढ़वाल का इलाका है, वहाँ कुमाऊं, वहाँ मां धारी देवी की विशेष मान्यता है, विशेष आस्था लोगों की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुदीप। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित नेहरू कॉलोनी में मां धारी देवी एवं भगवान श्री नागराजा देव डोली शोभा यात्रा शुभारंभ में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों से भी ये शोभा यात्रा होते हुए गुजरेगी, जो कि 21 दिन तक बदस्तूर जारी रहेगी। मिली जानकारी के अनुसार 42 पड़ावों को क्षेत्रवासी शोभा यात्रा का भव्य स्वागत भी करेंगे। इस बीच यात्रा के धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के लोग भी जुड़ते चले जाएंगे। गौरतलब है कि शोभा यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा, डीजीपी अशोक कुमार, बीजेपी विधायक ब्रिजभूषण गैरोला, महामंडलेश्वर स्वामी गिरी ललितानंद भी मौजूद रहे। माँ धारी देवी और सेम मुखेम नागरजा की आज ये जो हमारी डोली है, आज यहाँ पर यहाँ पर इसका शुभारंभ हुआ। पंडित सुंदरयाल जी पिछले 8-9 वर्षों से देश के जो प्रमुख तीर्थ स्थान हमारे हैं वहाँ पर ये डोली जाती है
और आज आपने यहाँ पे देखा आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे आए और हमारे विधायक जी थे, मेयर साहब थे, सभी लोग यहाँ पे आए। बहुत दर्शक, बहुत हमारे जो श्रद्धालु लोग हैं माँ भगवती की डोली के दर्शन करने के लिए आए हैं। वहीं देहरादून के गांधी पार्क में श्रद्धांजलि सभा और शांति यज्ञ आयोजित किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी की माता स्वर्गीय हीराबेन मोदी की श्रद्धांजलि सभा और शांति यज्ञ में शिरकत की। इस दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, बीजेपी विधायक खजान दास भी मौजूद रहे। दूसरी संविदा ले लेंगे, दीपक में जलाकर आराम से। वहीं हरिद्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की अस्थियां आज विधि विधान के साथ गंगा में विसर्जित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई पंकज मोदी ने परिजनों के साथ हरिद्वार पहुंचकर गंगा में मां हीराबेन की अस्थियां विसर्जित की। हरिद्वार में वीआईपी घाट पर बिल्कुल साधारण तरीके से संपन्न हुआ अस्थि विसर्जन का यह पूरा कार्यक्रम और वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ गंगा में अस्थियां प्रवाहित की गई। बता दें कि पीएम मोदी की मां का 31 दिसंबर को निधन हो गया था। अहमदाबाद के अस्पताल में उनका निधन हुआ था। वहीं देवभूमि उत्तराखंड के जोशीमठ में कई जगह जब जमीन धंस रही है, जिसके चलते सैकड़ों घरों में दरारें आ गई है। साथ ही मंजर ऐसे होते जा रहे हैं कि घर के घर भी कभी भी भरभराकर गिर सकते हैं। जोशीमठ के लोग इन दरारों से बुरी तरह से सहमे हुए हैं। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी जोशीमठ जाकर जमीनी तौर पर हकीकत को देखा। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दरार, दर्द और दहशत। जोशीमठ में भू धंसाव, धंसता शहर, कुदरत का कहर। कुदरत का कहर, कैसे बचेगा शहर? दरकती जमीन, सहमती जिंदगी। आपदा पुरानी, आज भी वही कहानी। जोशीमठ में दरार, कौन है जिम्मेदार? एक्शन में सीएम धामी कहते हैं कि कुदरत को छेड़ोगे तो कुदरत आपको छोड़ेगा नहीं। जी हाँ, देवभूमि के जोशीमठ में ये धंसती जमीनें, दरकती दीवारें, लोगों के बीच दहशत, आखिर इसी का तो उदाहरण है। जहाँ इन दिनों कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। लोगों के मन में दहशत कायम है कि कब और कहां ये धरती धंसकर पाताल में समा जाए और वो सब कुछ से हाथ धो बैठे। जोशीमठ में कुदरत के कहर के चलते न जाने कितने आशियानों में दरारें आ गईं। लोग अपने बसे बसाए आशियाने को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। चलिए कुछ आंकड़े से आपको बताते हैं क्या है जोशीमठ के हालात। अब तक 600 से अधिक मकानों में दरारें आईं। 100 से ज्यादा घर में हालात खतरनाक स्थिति में हैं। 3000 से ज्यादा लोगों के आशियानों पर खतरा है। कई जगहों पर जल रिसाव और मिट्टी का कटाव जारी है। बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगहों पर दरारें आईं। पन बिजली संयंत्र और 4 धाम सड़क सहित चल रही परियोजनाओं पर रोक लगी। जोशीमठ में एनडीआरएफ की एक टीम तैनात की गई है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ के मारवाड़ी क्षेत्र और नरसिंह मंदिर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जोशीमठ का जमीनी निरीक्षण किया और भू धंसाव प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें सभी तरह की सहायता का आश्वासन दिया। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि केंद्र सरकार की जोशीमठ पर पैनी नजर है और वो केंद्र सरकार और पर्यावरणविदों से लगातार संपर्क में है। प्रयास सबसे पहले तो यही है कि सभी को सुरक्षित किया जाए, सबकी जान माल की सुरक्षा की जाए और जो जरूरी जो इंतजाम है वो करने के लिए हम लोग सभी प्रकार की तैयारी करी हुई है, कर रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का हमारा सबसे पहला टास्क है, उस काम को कर रहे हैं। बाकी चूँकि भू वैज्ञानिक भी जो है इसमें काम कर रहे हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट है हमारा, IIT रुड़की है, इसरो से भी बात हो रही है। सभी लोग इसमें ये पता लगा रहे हैं, उस पर खोज कर रहे हैं कि आखिर किस कारण से ये हो रहा है। लेकिन अभी ये दीर्घकालिक चीज़ें हैं, उसके बारे में भी हम
सोच रहे हैं कि अगर यहाँ से सभी को पलायन करना है, यहाँ से पुनर्वास करना है, तो उनके लिए कहाँ पर व्यवस्था होगी वो भी हम जगह खोज रहे हैं। हम केंद्र के लगातार संपर्क में हैं और हमारे चाहे हमारा प्रधानमंत्री जी का कार्यालय हो, गृह मंत्री जी का हो, हमारे पार्टी के लोग या हमारे देश के जो मंत्रालय इससे संबंधित है, जबकि जल शक्ति मंत्रालय सीधे कहीं इन सब जो रिसर्च हो रही है जिस पर बहुत सारे हमारे संस्थान काम कर रहे हैं, भूवैज्ञानिक काम कर रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने भी अपना काम बढ़ाया आगे। और निश्चित रूप से आज हमें सभी की आवश्यकता है और सबसे बड़ी बात है कि जोशीमठ शहर जो हमारा पौराणिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और मैं कहूँ कि देश की सामरिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण शहर है, उस शहर को भी बचाना है। वहाँ के लोगों की जो अभी ज़रूरी सहायता है, जो एक जोन बन गया है, उस जोन से उनको सुरक्षित बाहर करना है, बाहर निकालना है। जोशीमठ में तबाही का ये मंजर देखकर हर कोई हैरान है। शहर के दर्जनों घरों और इमारतों की दीवारों, दरवाजों, फर्श, सड़कों पर आई दरारों का कारण पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसकी कल्पना पहले ही लगाई जा चुकी थी। दरअसल 1976 में गठित मिश्रा आयोग ने इस खतरे के लिए सचेत किया था। साथ ही पुराने भूस्खलन क्षेत्र में बसे शहर में पानी की निकासी का पुख्ता इंतजाम करने और अलकनंदा नदी से भू कटाव की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के सुझाव दिए थे। बहरहाल उससे आंखें मूंद ली गई थी और इसी अनदेखी का नतीजा आज सबके सामने है। कैसे कैसे बिगड़ते गए जोशीमठ के हालात। मिश्रा आयोग की रिपोर्ट ने 1976 में ही किया था आगाह। मिश्रा आयोग से कराया गया था जोशीमठ का सर्वेक्षण। जोशीमठ को एक मोरेन में बसा हुआ बताया गया। मोरेन मतलब ग्लेशियर के साथ आई मिट्टी। इस पर बसावट को अति संवेदनशील माना गया। रिपोर्ट में जोशीमठ के नीचे की जड़ से जुड़ी चट्टानों, पत्थरों को बिल्कुल भी न छेड़ने के लिए कहा गया। यहाँ हो रहे निर्माण को भी सीमित दायरे में समेटने की गुजारिश की गई। आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हो सकी। जोशीमठ में एनटीपीसी की 520 मेगावाट की परियोजना पर काम चल रहा है। हेलंग मारवाड़ी बाईपास का निर्माण भी शुरू हो गया है। जोशीमठ में नए सिरे से जमीन धंसने की घटना शुरू हो गई। जोशीमठ में अक्टूबर 2021 में अचानक जमीन धंसने की घटना देखने को मिली थी। भू धसाव से धरती फट रही है, मकानों में दरारें आ रही हैं। अब तो केवल बचाना, लोगों को बचाना रह गया। जोशीमठ बचने से रहा, जोशीमठ का मेजर पोर्शन बचने से रहा। ये बड़ी उदास हकीकत है। अब सवाल ये उठता है कि जो वहाँ के लोग हैं उनको तत्काल इवैक्यूएट करके, उनको बड़े पैमाने पर उनको रेस्क्यू करके उनको अन्यत्र बसाया जाए, वहाँ से उनको इवैक्यूएट किया जाए। और एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, लोगों की बीमार बच्चे हैं, बीमार हैं, घर में बुजुर्ग हैं, इन तमाम को बहुत जल्दी इवैक्यूएट करना चाहिए। बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कोई गवर्नमेंट के स्तर से वहाँ डिप्यूट किया जाना चाहिए, जो केवल इस रेस्क्यू के लिए किया जाए और उसके कोऑर्डिनेशन में सारे विभागों और तत्काल लोगों को कहीं अन्यत्र शिफ्ट किया जाए। बहरहाल इन सब के बीच लोगों के मन में बस यही सवाल है, आखिर ये धरती क्यों धंस रही है? उनके पाई पाई जोड़े गए पैसे से बने आशियाने आज तितर बितर हो रहे हैं। दरारों ने दिल के दर्द को गहरा कर दिया है। सामने पुनर्वास का संकट भी है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए देहरादून से सुदीप जैन की रिपोर्ट। वहीं जोशीमठ के दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून सचिवालय आपदा कंट्रोल में मामले की गंभीरता को समझते हुए अधिकारियों के साथ औचक समीक्षा बैठक की। इस वक्त जोशीमठ के अस्तित्व के ऊपर गहरा संकट मंडरा रहा है। जिस तरह की दरारें जोशीमठ में देखने को मिल रही है, उससे ये तो साफ होता है कि लोग अपना घर छोड़कर किसी दूसरी जगह रहने के लिए मजबूर है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों को सरकार द्वारा विस्थापित करने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। वहीं सरकार द्वारा बनाए गए रिलीफ सेंटरों में इस वक्त जोशीमठ के कई परिवार रह रहे हैं। जोशीमठ में जो लोगों से मैं वहाँ मिला हूँ, वहाँ पर हमारे जो विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग थे, राजनीतिक दलों के लोग थे, सभी ने जो सुझाव दिए हैं जो आपदा के समय में हम लोग सबको करना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर हम लोगों ने एक समीक्षा करी है और सभी को हमने कहा, एकदम स्ट्रिक्ट आदेश सबको किए हैं कि जान माल की किसी भी कीमत पर
हानि नहीं होनी चाहिए। सबको इस ठंड के मौसम में जिनको प्रभावित क्षेत्र से रेस्क्यू किया जा रहा है या उनको अन्यत्र कहीं स्थानांतरित किया जा रहा है, उनको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। जोशीमठ में जो लोगों से मैं तो हम आपको सुना रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने एक कमेटी बनाई है और कमेटी के तहत ही अब आपदा पीड़ितों को जिस तरह से राहत दी जाएगी, क्या कुछ प्रबंध सरकार की तरफ से, खासतौर पर राज्य सरकार की तरफ से किए गए हैं लोगों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए और लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी अब कड़े निर्देश दे दिए गए हैं। तो अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि क्या कुछ जोशीमठ में हालात है। आपको बता दें कि अब तक 600 से अधिक मकानों में दरारें आ चुकी है। 100 से अधिक घर फिलहाल खतरनाक स्थिति में पाए गए हैं। 3000 से ज्यादा लोगों के आशियाने पर अभी खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर जल रिसाव और मिट्टी का भी कटाव हुआ है। और साथ ही साथ बताते चले कि बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगहों पर दरारें आई हैं। पनबिजली संयंत्र और चार धाम सड़क सहित चल रही परियोजनाओं पर रोक है। जोशीमठ में एनडीआरएफ की एक टीम तैनात की गई है। तो इस तरह क्या कुछ जोशीमठ में हालात है उस पर हम लोगों ने आपको ये ग्राफिक्स के जरिए समझाने का प्रयास किया और कैसे कैसे जोशीमठ में हालात बिगड़ते गए इसकी भी जानकारी हम आपको दे दें। जोशीमठ में 47 साल से पहले ही चेतावनी दे दी गई थी। मिश्रा आयोग की रिपोर्ट ने 1976 में आगाह किया था। आपको बता दें कि 1975 में तत्कालीन यूपी सरकार ने गढ़वाल कमिश्नर मुकेश मिश्रा को आयोग बनाकर सर्वे का आदेश दिया था, जिसके बाद मिश्रा आयोग से इसका सर्वेक्षण करवाया गया था। जोशीमठ में सर्वेक्षण के बाद क्या कुछ तस्वीरें आई। जोशीमठ को एक मोरेन में बसा हुआ बताया गया था। मोरेन मतलब कि ग्लेशियर के साथ आई गई मिट्टी और इस पर बसावट को अति संवेदनशील माना गया था। कोई भी रेजिडेंशियल एरिया यहां पर ना बने, लोग यहां पर ना बसे, इसके लिए कड़े तौर पर चेतावनी दी गई थी, संवेदनशील बताया गया था। रिपोर्ट में जोशीमठ के नीचे की जड़ से जुड़ी चट्टानों पत्थरों को बिल्कुल न छेड़ने के लिए कहा गया था और यहां हो रहे निर्माण को भी सीमित दायरे में समेटने की गुजारिश की गई थी। आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हो सकी। जोशीमठ में एनटीपीसी की 520 मेगावाट की परियोजना पर फिलहाल काम चल रहा है। हेलंगा मारवाड़ी बाईपास का भी निर्माण शुरू हो गया है। जोशीमठ में नए सिरे से जमीन धंसने की घटना शुरू हो गई है। एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। जोशीमठ में 2021 अक्टूबर से अचानक जमीन धंसने की घटना देखने को मिला कि भूधसाव से धरती फटती हुई दिखाई दी, मकानों में दरारें आने लग गई। बसावट को अति संवेदनशील बताया गया क्योंकि कोई भी अगर वहां पर बसता है तो वो खतरा बन जाता है और रिपोर्ट में जोशीमठ को अति संवेदनशील बताया गया। आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हो सकी। जोशीमठ में फिलहाल 520 मेगावाट की परियोजना का चल रही है और हेलंग मारवाड़ी बाईपास के पास भी निर्माण चल रहा है और ऐसे इन सभी विकास परियोजनाओं का जो असर है सीधे तौर पर जोशीमठ को देखते हुए, क्योंकि दरारें अब आ चुकी है 600 से अधिक मकानों में और 3000 से अधिक लोग वहां पर फंसे हुए हैं। अब राज्य सरकार कवायद कर रही है कि किसी तरह से सुरक्षित उन्हें बाहर निकाला जाए। मिश्रा आयोग ने जोशीमठ का सर्वेक्षण कराया था और सर्वेक्षण में पाया गया था कि जोशीमठ को एक मोरेन में बसा हुआ बताया गया है। मोरेन यानी कि मिट्टी में ग्लेशियर के साथ जो आई मिट्टी होती है उसे मोरेन बताया जाता है। इस पर बसावट को अति संवेदनशील माना गया क्योंकि किसी भी स्थिति में अगर मोरेन पर बसावट होती है, कोई बसता है, कोई आबादी बसती है तो संवेदनशील और खतरनाक माना जाता है। आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हो सकी और ऐसे में अब उसका खामियाजा भुगतने को मिल रहा है। जोशीमठ के लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जगह जगह दरारें, सड़कों पर
घरों में और 3,000 से अधिक लोग फिलहाल खतरे में जी रहे हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए हम एक एक करके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से फिलहाल हालात है और कैसे कैसे जोशीमठ के हालात बिगड़ते चले गए। मिश्रा आयोग की रिपोर्ट जो कि 1976 में आई थी, उसने आगाह किया था, चेतावनी दी थी सीधे तौर पर कि किसी भी तरह से यहाँ पर बसावट ना की जाए, क्योंकि ये बस्ती मोरेन भूदसाव पर एक्शन में धामी सरकार दिखाई दी है। भूदसाव से प्रभावित क्षेत्र में और राहत बचाव कार्य चलाए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया है। ये बड़ी खबर सीधे न्यूज वन इंडिया सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर आपदा पीड़ितों को राहत मिले, पीड़ितों के लिए हर संभव प्रयास किया जाए, हर संभव मदद उनको दी जाए, ये सीधे तौर पर निर्देश दिए गए हैं। सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम और आयुक्त गढ़वाल मंडल सुशील कुमार जोशीमठ में कैंप करेंगे और कैंप करके तमाम हालात का जायजा लेंगे। अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन जुड़ गए। सुदीप, जिस तरह से अब ये बड़ा निर्देश सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से आयोग का गठन किया गया है, समन्वय समिति बनाई गई है, क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास, इससे क्या कुछ फायदा होगा लोगों को? आर मीनाक्षी सुंदरम सचिव मुख्यमंत्री हैं और सचिव नियोजन भी हैं, और उनको एक अच्छा अनुभव है पहाड़ों में तैनाती का, और वो नगर विकास के भी अच्छे जानकार हैं। इसके साथ ही उनकी टीम में जो कमिश्नर गढ़वाल हैं, जिनके क्षेत्र में कमिश्नरी आती है, सुशील कुमार, ये तैनात रहेंगे। और ये दोनों अफसर मिलकर आगे की रणनीति पर काम करेंगे कि कैसे लोगों को दोबारा वहां से पूरी तरह विस्थापित कराना है जी, किस प्रकार से लोगों के लिए नए आवास के लिए या नए उनकी बसावट के लिए स्थान का चयन करना है, और कैसे आगे के लिए जो मौके पर अफसरशाही है या मौके पर कर्मचारी हैं, उनकी तैनाती करके कैसे तेजी से कामकाज को आगे बढ़ाना है ताकि लोगों की परेशानियों को वो कम किया जा सके। इसके साथ ही कल जो एक्सपर्ट कमेटी है उसने शासन को अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। इस रिपोर्ट में तय किया गया है, सीधे तौर पे एक लाइन की बात कही गई है कि जिन स्थानों पर जिन भवनों में दरारें आ रही हैं उनको डेंजर जोन माना जाए और तत्काल सभी लोगों को वहां से शिफ्ट किया जाए, और प्री फैब्रिकेटेड 2-2 कमरे के मकान लोगों को बनाकर दिए जाएं। जिस स्थान का चयन अगला हो, जो सुरक्षित स्थान हो, वहाँ प्री फैब्रिकेटेड भवन 2-2 कमरे के बने, जिससे लोगों को कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। बिल्कुल सुदीप, और ऐसे में ये भी जानकारी सामने आ पाई है कि आर्थिक तौर पर भी लोगों को मदद की जाएगी, हर संभव प्रयास किया जा रहा है। और खासतौर पर सबसे बड़ी जो परेशानी है, सबसे बड़ा जो फोकस इस वक्त राज्य सरकार का है कि वहां से लोगों को किस तरह से रेस्क्यू किया जाए, तो इसके ऊपर क्या कुछ आगे कार्रवाई की जा सकती है? जी देखिए, ये तो 2 दिन पूर्व ही आदेश हो गए थे कि 4,000 रुपए प्रतिमाह पीड़ित परिवार को जी आर्थिक मदद के तौर पर मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलेगा। ये तो 2 दिन पूर्व ही आदेश हो चुके हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कल ही ये स्पष्ट कर दिया है कि जोशीमठ के पीड़ितों के साथ राज्य सरकार पूरी शक्ति के साथ खड़ी है और हर संभव मदद जोशीमठ के पीड़ितों को राज्य सरकार देगी। और इसी तरह से अब आगे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुदीप, तमाम जानकारी देने के लिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी को जोशीमठ में रिस रहे पानी की जांच करने का जिम्मा दिया गया है। वह पानी में मूल स्रोत का पता लगाएगा। जोशीमठ की वाहन क्षमता तकनीकी अध्ययन होगा और ऐसे में आईआईटी रुड़की इसके लिए अपनी टीम अध्ययन के लिए भेजेगा। टीम पता लगाएगी कि आखिर वास्तव में नगर की वाहन क्षमता कितनी होनी चाहिए। वहीं मिट्टी की पकड़, भूषण और जानने के लिए विस्तृत भू तकनीकी जांच की जाएगी। जरूरत पड़ने पर नींव की रेट्रोफिटिंग भी की जाएगी। रेट्रोफिटिंग के जरिए अध्ययन किया जाएगा और ये काम आईआईटी रुड़की द्वारा किया जाएगा। समिति का मानना है कि जियो फिजिकल स्टडी का नेचर जानना बहुत जरूरी है। ये काम वादिया हिमालय भूविज्ञान संस्था को दिया जाएगा।
वहीं उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरे विभाग से जुड़े जो प्रोजेक्ट है उनमें बड़ी तेजी से कार्य चल रहा है। मेट्रो की हम उत्तराखंड वासियों को 2023 के अंदर ही सौगात देंगे और ये देश की पहली न्यू प्रोजेक्ट शुरू हो रही है। इसके साथ साथ हरिद्वार से ऋषिकेश और ऋषिकेश से देहरादून तक मेट्रो का प्रोजेक्ट बनाया जाएगा और ऐसे में डीपीआर तैयार किया जाएगा, जिसकी डीपीआर तैयार हो चुकी है। विस्तृत इसकी जानकारी सामने आ चुकी है और साथ ही आईएसबीटी से लेकर नीलकंठ तक रोपवे का काम भी किया जाएगा। मेरे विभागीय जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लगभग बहुत तेजी से काम उन पे हो रहा है। नियो मेट्रो का देहरादून में हम 2023 के अंदर सौगात देंगे उत्तराखंड को और ये देश की पहली नियो प्रोजेक्ट हमारे उत्तराखंड में शुरू होगी। और उसके साथ साथ जो हमारा हरिद्वार है, हरिद्वार से ऋषिकेश और ऋषिकेश में नेपाली फार्म से लेकर देहरादून भी मेट्रो का प्रोजेक्ट हमारे यहाँ डीपीआर तैयार हो गई है। साथ में हमारे यहाँ जो आईएसबीटी से नीलकंठ तक का रोपवे का भी काम डीपीआर उसकी हो गई है। बहुत जल्द हम इन सारी योजनाओं पे काम करेंगे। तो फिलहाल देवभूमि उत्तराखंड के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।